बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नायाब है और मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडवांस मटेरियल्स। सबसे पहले हमारी स्लाइड का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी एंड कुरियन इनहिबिशन। इसका मतलब है कि कुरियन को कंट्रोल करने के लिए, कुरियन को इनहिबिट करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी को या नैनो मटेरियल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जो कि नैनो साइज़ के अंदर मौजूद होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले कहा है कि ये हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स इन मेनी एरियाज़। ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हाई परफॉर्मेंस होती है इनकी, और इनको बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है, और हर एरिया के अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई ही होती है, बहुत अच्छी होती है। ओविंग टू यूनिक प्रॉपर्टीज़, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। द टाइनी साइज़ ऑफ नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस, जो नैनो पार्टिकल्स का जो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है, ये इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रोड्यूस करता है। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरफेस एनर्जी, इनकी जो सरफेस एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। अब हम सरफेस एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अगर किसी भी सरफेस का आपने साइज़ इंक्रीज़ करना हो, तो उस सरफेस के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको आप कहते हो कि वो उसकी सरफेस एनर्जी है। तो यहाँ पे इन मटेरियल्स की जो सरफेस एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एन इंक्रीज नंबर ऑफ सरफेस एटम्स, इसके अलावा इन मटेरियल्स के अंदर जो सरफेस एटम्स होते हैं वो भी इंक्रीज नंबर के अंदर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर होते हैं। सरफेस एटम्स, इनके नाम से लाइक पता चल रहा है कि ऐसे एटम्स जो कि सरफेस के ऊपर एक तो मौजूद होते हैं। दूसरा, सरफेस एटम्स की यूजुअली प्रॉपर्टी ये होती है कि इन मटेरियल्स की जो सरफेस एटम्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो यूजुअली बल्क के अंदर जो एटम्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है इनहैंस्ड फिजियो-मैकेनिकल एंड फिजियो-केमिकल परफॉर्मेंस, यानी कि जो एक ये वाले जो मटेरियल्स होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, या चाहे इनकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो, हर लिहाज से जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो इनहैंस्ड होती है, काफ़ी अच्छी होती है। डेवलपमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोरियन रेजिस्टेंस कोटिंग विद इनहैंस्ड इफेक्टिवनेस, एक तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा, जो इनकी कोरियन रेजिस्टेंट कोटिंग होती है ना, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। कोरियन रेजिस्टेंट कोटिंग का मतलब ये है कि जब भी नैनो स्ट्रक्चर की कोटिंग किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर की जाती है, तो वो मटेरियल जो है वो कोरियन रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब है कि उस मटेरियल के अंदर कोरियन नहीं होती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये उसकी कोरियन रेजिस्टेंट कोटिंग है, और इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, इनकी बहुत हाईली इफेक्टिव इसकी कोटिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड है नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स यूनिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ओविंग टू हाई सरफेस एरिया विच इन टर्न इंक्रीजेस द एक्टिव सेंटर्स। इसका मतलब ये है कि इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। और जो इनकी इसके अलावा जो है इनका सरफेस एरिया हाई होता है। हाई सरफेस एरिया हाई सरफेस एरिया होने की वजह से क्या होता है कि विच इन टर्न इंक्रीजेस द एक्टिव सेंटर्स, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक्टिव सेंटर्स भी ज़्यादा होते हैं। नैनो मटेरियल्स अंडरगोस सायोसॉर्प्शन और केमियोसॉर्प्शन टू द मेटल सरफेस एंड इनहिबिट क्रॉस एंड इनहिबिट कुरियन एफिशिएंटली। अब हमने फॉर एग्जांपल कोई सा भी मेटल सरफेस है और हमने उसके ऊपर नैनो मटेरियल की एक कोटिंग कर दी है, एक मेटल सरफेस के ऊपर नैनो मटेरियल जो है उसको अटैच कर दिया है। अब क्या होगा कि जब भी नैनो पार्टिकल्स चूंकि अटैच हैं उसके ऊपर, तो जब भी उस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन अब दो तरह की होती है, एक फिजिकल और एक हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो हमारे पास होती है केमिकल। जो हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है ना उसको हम सायोसॉर्प्शन भी कह देते हैं, जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। ये एक इस तरह का प्रोसेस होता है कि जब भी कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब्ड होती है, अ, म मतलब किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो उस मटेरियल के जो एटम्स या जो उस मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो अनसेटल नहीं होते, वो डिस्टर्ब नहीं होते उस एड्सॉर्प्शन की वजह से। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो ये है सायोसॉर्प्शन। और केमियोसॉर्प्शन का हमारे पास मतलब ये है कि ये एक इस तरह का एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर, यानी कि नाम से शो हो रहा है कि ऐसा ये एक एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन किन मटेरियल्स के दरमियान होता है जब एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है? केमिकल रिएक्शन होता है एड्सॉर्बेट के दरमियान और सरफेस के दरमियान, यानी कि जो चीज़ एड्सॉर्ब हो रही है और जिस सरफेस पे हो रही है, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसको हम कहते हैं केमियोसॉर्प्शन टू द मेटल सरफेस एंड इनहिबिट कोरियन एफिशिएंटली। अब
जब ये वाला फिनोमिनन होगा किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर नैनो पार्टिकल्स अटैच हैं पहले से, तो क्या होगा कि ऐसे मटेरियल के अंदर जो कोरियन होगी ना, वो बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल कर ली जाएगी, उसके ऊपर कोरियन नहीं होगी क्योंकि नैनो पार्टिकल्स उसके ऊपर अटैच है। नैनो मटेरियल्स एज कोरियन इनहिबिटर इन कोटिंग एनहांस द एक्टिव कोरियन प्रोटेक्शन एंड प्रोलॉन्ग लाइफ टाइम। जो नैनो मटेरियल्स होते हैं वो कोरियन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि उनकी जो कोटिंग होती है वो कोरियन को इनहिबिट करती है, और क्या करती है कि कोरियन से बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोटेक्शन करती है, और उस मटेरियल की जो लाइफ टाइम है उसको इंक्रीज कर देती है, उसको बढ़ा देती है, प्रोलॉन्ग कर देती है। नैनो मटेरियल्स आर प्रेफर ड्यू टू एडवांटेजेस लाइक हाई इनहिबिशन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट, लो टॉक्सिसिटी एंड इजी प्रोडक्शन। जो नैनो मटेरियल्स होते हैं इनको रेस्ट ऑफ द मटेरियल से ज़्यादा हम प्रेफर इसलिए करते हैं, इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस ये हैं कि इनकी जो इनहिबिशन एफिशिएंसी होती है वो बहुत हाई होती है। इनहिबिशन एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर ये कोरियन से प्रोटेक्ट कर रही हैं, हीट से प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो इन चीज़ों को इनहिबिट करने के अंदर इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इनकी लो कॉस्ट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, टॉक्सिक नहीं होते हैं, और इनकी प्रोडक्शन भी ईजी होती है। ये इनके एडवांटेजेस है। नेक्स्ट इनकी है नैनो इनहेंस कोटिंग, वाइड रेंज ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशंस। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के अंदर होती हैं। और इसके अलावा जिस भी सरफेस के ऊपर नैनो कोटिंग कर दी जाए, नैनो स्ट्रक्चर की कोटिंग कर दी जाए, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूव हो जाती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो होती है ड्यूरेबिलिटी, उस स्ट्रक्चर की इम्प्रूव हो जाती है, उस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है, ऑप्टिकल क्वालिटीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं। अब ऑप्टिकल क्वालिटीज़ का मतलब ये है कि हमने पढ़ रखा है कि पोलराइजेशन एक क्वालिटी होती है, डिस्पर्शन एक क्वालिटी होती है, डिस्ट्रक्शन एक क्वालिटी होती है, डिफ्रैक्शन एक क्वालिटी होती है। तो ये सारी किसी भी मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं, और ये सारी जो ऑप्टिकल क्वालिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं जब नैनो स्ट्रक्चर की कोटिंग किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर की जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नाम लिया है पोलराइजेशन का। अब अगर पोलराइजेशन को अगर आप डिफाइन करें तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब जो लाइट होती है या जो लाइट होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिस्पर्स होती है। लाइट को प्लेन पोलराइज करने के लिए, यानी कि उसको एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करवाने की जो एबिलिटी है उसको आप कहते हैं पोलराइजेशन। तो ये एक ऑप्टिकल क्वालिटी है, तो ये इम्प्रूव हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और किसी भी मटेरियल की जो थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी कि हीट की जो उसको हीट को बर्दाश्त करने की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। प्रोटेक्टिव कोटिंग, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच फॉर कोरियन कंट्रोल। और नैनो पार्टिकल्स की जो कोटिंग है ना, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, और इसकी बेसिकली यूज़ करने का जो इसके पीछे जो एक अप्रोच है या जो इसके पीछे एक सोच है वो ये है कि कोरियन को कंट्रोल कर लिया जाए उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर कोरियन ना हो, इसीलिए हम नैनो स्ट्रक्चर की कोटिंग को यूज़ करते हैं। अ थिन फिल्म कोटिंग इज फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेटल सरफेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरियन अटैक। एक बहुत ज़्यादा थिन लेयर को इस्तेमाल किया जाता है, एक बहुत थिन कोटिंग को किया जाता है, इस पर्पस के लिए मेटल सरफेस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस सरफेस को कोरियन के अटैक से प्रोटेक्शन दी जा सके, उसे बचाया जा सके। आगे हमारे पास जो उन्होंने बताया हुआ है द थिन फिल्म कोटिंग मटेरियल्स। अब थिन फिल्म को मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर कहा कि थिन फिल्म यानी कि एक बहुत ज़्यादा बारीक कोटिंग की जाती है नैनो स्ट्रक्चर की किसी भी सरफेस के ऊपर। अब वो जो थिन फिल्म कोटिंग होती है उसके अंदर क्या-क्या कुछ मटेरियल्स होते हैं। थिन फिल्म कोटिंग मटेरियल्स सच एज़, वो मटेरियल्स कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला वो मटेरियल है वो है पॉलीयूरेथेन। अब पॉलीयूरेथेन किस तरह का मटेरियल होता है? पॉलीयूरेथेन बेसिकली एक पॉलीमर ही होता है। ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर वो होता है जो छोटे-छोटे मोनोमर से मिलकर, छोटे-छोटे यूनिट से मिलकर एक बड़ा यूनिट बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक पॉलीमर है। अब ये एक पॉलीमर है, और ये जो पॉलीमर होता है ना, ये बेसिकली ऑर्गेनिक यूनिट से मिलकर बना होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं, लिंक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पॉलीयूरेथेन का मटेरियल जो है वो आ जाता है। ठीक है? और जिस भी मटेरियल के ऊपर ये कोटिंग कर दी जाएगी पॉलीयूरेथेन की, वो जो मटेरियल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होंगे हीट की वजह से। यानी कि वो मटेरियल जो है उनके अंदर हीट को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि वो हीट को बर्दाश्त कर सकेंगे। जो नेक्स्ट मटेरियल है वो है पॉलीअमाइड। अब पॉलीअमाइड जो है ये भी एक पॉलीमर है जो कि रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है, और आपस में, यानी कि बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलते हैं, एक जैसे रिपीटिंग यूनिट्स आपस में मिलते हैं, और अमाइड बॉन्ड्स के थ्रू ये आपस में अटैच हुए होते हैं। ठीक है? और जो हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वूल इस्तेमाल करते हैं या हम सिल्क इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली जो होती है ये वो पॉलीअमाइड ही की एग्ज़ाम्पल्स हैं।
अगला जो हमारे पास मटेरियल है वो है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्या होता है? पॉलीएस्टर जो होता है ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है, यानी कि ऐसा फाइबर है जिसको हम खुद बनाते हैं। और ये जो फाइबर है ये बेसिकली हम इसको पेट्रोलियम से डेरिवेट करते हैं। पेट्रोलियम से ये डिराइव होता है, ये वाला जो मटेरियल है, ठीक है। और पॉलीएस्टर जो है ये बेसिकली अब हमारे पास जो है वो एक फैब्रिक की शक्ल में होता है। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर फैब्रिक है। सबसे पॉपुलर जो है वो कपड़ा है पॉलीएस्टर का, जिसकी हमें यूजुअली शर्ट्स और पैंट्स वगैरह मिल जाती हैं बहुत इजीली मार्केट से। और जो हमारे पास अगला मटेरियल है वो है पीवीसी। उसको हम उसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, ये दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक वाइडली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक मटेरियल है। यानी कि हम इसको इस मटेरियल को जो है हम लोग खुद बनाते हैं इस मटेरियल को। और यूजुअली हम इस मटेरियल को देखते हैं जो हमारी पाइप्स वगैरह बनी होती हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारी जितनी भी पाइप्स बनी होती हैं वो सारी की सारी पीवीसी से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलकर बनी होती है। जो अगला मटेरियल है वो है एक्रेलिक्स का। जो एक्रेलिक्स होती है वो अब हमने डिस्कस करना है। एक्रेलिक्स बेसिकली जो है ये भी एक तरह का प्लास्टिक ही होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है और अपने यूज़ की वजह से इसने ग्लास को रिप्लेस कर दिया है। यानी कि जहाँ पे ग्लास इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे आजकल ये वाला ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसने ग्लास को रिप्लेस कर दिया है। और ये यूजुअली लेंसेज बनाने के लिए, टीवी स्क्रीन्स को बनाने के लिए, जो फ्लैट टीवी स्क्रीन्स होती हैं उनको बनाने के लिए ये एक्रेलिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगला हमारे पास मटेरियल है अल्काइड। अब अल्काइड जो है वो बेसिकली क्या है कि वो एक पॉलीएस्टर रीज़न है। और इसको हम थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई इस तरीके से कर देते हैं कि जब भी आप किसी भी रीज़न के अंदर, पॉलीएस्टर रीज़न के अंदर आप फैटी एसिड्स वगैरह या दूसरे और कंपोनेंट्स अगर आप डाल दें, तो वो आपके पास जो है अल्काइड की फॉर्म में वो चीज़ आ जाती है, ठीक है? और इसका बेसिकली यूज़ ये है कि ये पेंट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, वार्निशेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। पेंट्स का तो यूजुअली हमें पता है कि पेंट्स क्या होते हैं, वार्निशेस क्या होते हैं, कि बेसिकली एक रीज़न है, यानी कि एक रीज़न है, एक केमिकल है, आपने उसको आपने किसी भी लिक्विड के अंदर मिक्स कर दिया है, तो वो आपके पास जो है वो एक वार्निश बन जाता है। और वार्निश का यूज़ ये होता है कि जब भी आपने वुडन फ्लोर्स को अपने शाइनी बनाना हो, तो वुडन फ्लोर्स को शाइनी बनाने के लिए जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं ज़मीन के साथ, तो उनके ऊपर एक शाइन का एलिमेंट लेके आने के लिए आप इस वार्निश को अच्छी तरह से उनके ऊपर पूरा पॉलिश कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपका कोई भी सरफेस जो है वो शाइनी बन जाता है। तो अल्काइड्स का इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल है एपॉक्सिस। एपॉक्सिस या सिंगुलर फॉर्म में अगर आप कहें एपॉक्सी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये ग्लू होती है जो कि इस्तेमाल होती है यूजुअली जब आप भी जब भी एयरप्लेन्स की आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, जब भी कार्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो ये जो ग्लू है ये इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एडहेसिव इसको कहा जाता है। एडहेसिव यानी कि ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि जोड़ती है, अटैच करती है। तो इंडस्ट्री के अंदर इस एडहेसिव का बहुत ज़्यादा यूज़ है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होती है। सो ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर बाय डिलेइंग ट्रांजिशन ऑफ कोरियन स्पीशीज ई.जी. क्लोरीन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस, वाटर, ऑक्सीजन, प्लूटोन एंड पिगमेंट्स। तो बेसिकली ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये उस नैनो स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं और ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करते हैं। और जितनी भी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि कोरियन कॉज करती हैं, जैसे वाटर है, जैसे ऑक्सीजन है या पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स हैं या पिगमेंट्स हैं, उन सारे पोल्यूटेंट्स के, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए, इन सारी कोरियन स्पीशीज से प्रोटेक्शन के लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर यूज़ की जाती है जिनके अंदर ये सारे मटेरियल्स रिस्पेक्टिवली मौजूद होते हैं। उसके बाद है कोटिंग मटेरियल्स आल्सो अंडरगो फिजियोकेमिकल डिटॉर्शन। अच्छा, अब ये जो कोटिंग मटेरियल्स होते हैं ना जिनको भी हम कोट करते हैं, ये भी इनके अंदर भी डिटॉर्शन होती है। डिटॉर्शन का मतलब होता है इनकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है। स्वेलिंग बाय वाटर एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड कलर चेंजेस ड्यू टू हीट रेडिएशन एंड एसिड रेन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। यानी कि वो मटेरियल जो है वो वाटर को जब अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहता, उसके अंदर स्वेलिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा डिसोल्यूशन हो जाती है। डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बेसिकली डिसॉल्विंग के लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है डिसोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो ब्रेकिंग अपार्ट के लिए, यानी कि टूट-फूट का जब कोई मटेरियल शिकार हो जाता है तो उसको आप कहते हैं कि ये डिसोल्यूशन है। ऑक्सीडेशन एंड कलर चेंजेस, और उस जो कोटिंग मटेरियल है उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है।
और ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ बेसिकली हीट की वजह से होता है जो एनवायरनमेंट के अंदर होती है, रेडिएशंस जो आ रही होती हैं, और इसके अलावा जो एसिड रेन होती है, इन सारी मटेरियल्स की वजह से जो कोटिंग मटेरियल है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होता है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सच डिग्रेडेशन कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द ऑर्गेनिक कोटिंग। तो जब भी किसी भी जो ऑर्गेनिक कोटिंग आपने की होती है वो डिग्रेड जब होना शुरू हो जाती है इन इफेक्ट्स की वजह से, तो वो उन्होंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो किया है। यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर जो पोल्यूशन है, यानी कि हवा के अंदर जो पोल्यूशन है, उनकी वजह से यूवी लाइट जो सन की के अंदर से आ रही होती है उसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। इसके अलावा हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर का एलिमेंट होता है, उसकी वजह से भी जो कोटिंग मटेरियल होता है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहा होता है। कोरियन mitigation by nanostructured material. Unique physiochemical properties allow improved Korean protection than bulk size objects of the same material. अब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या है कि जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनकी यूनिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और उन प्रॉपर्टीज की वजह से जो कोरियन के लिए जो प्रोटेक्शन होती है ना वो इम्प्रूव हो जाती है एज कम्पेयर टू के जो बहुत ज़्यादा देन बल्क साइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है। नैनो कोटिंग इम्प्रूव प्रॉपर्टीज बाय नैनो पार्टिकल्स फंक्शनलाइजेशन। अब क्या यहाँ पे उन्होंने बात की है कि जो नैनो कोटिंग है वो किस तरीके से इम्प्रूव होती है, वो नैनो पार्टिकल्स की फंक्शनलाइजेशन की वजह से परफॉर्म होती है। फंक्शनलाइजेशन बेसिकली एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जब किसी भी चीज़ की आप फंक्शनिंग को, किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटी को जब आप बढ़ा देते हैं, और वो बढ़ा आप किस तरह से देते हैं, वो आप इस तरीके से बढ़ा देते हैं कि आप उस चीज़ के अंदर नए फंक्शंस, नए ग्रुप्स, नई चीज़ें ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो चीज़ होती है उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे कुछ चीज़ों का यानी कि डिस्कस किया है कि यहाँ पे नैनो एल्यूमिनियम है, नैनो टाइटेनियम है, Fe2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। तो ये वाले मटेरियल्स जो हैं ये इनके बारे में उन्होंने बात की है कि सबसे पहले यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे ये नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हमने इनकी केमिकल फंक्शनलाइजेशन की, कहने का मतलब ये है कि हमने इनके अंदर केमिकल फंक्शनलाइजेशन इस तरह से की कि हमने केमिकली इनके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स को ऐड किया जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल्स का जो फंक्शन है या जो उनकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये वाले वो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये वाली वो एक्टिव साइट्स हैं बेसिकली, जो हमने ये इन नैनो पार्टिकल्स के ऊपर जाके जो हैं वो अटैच हो गई, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो अब फंक्शनलाइज हो चुके हैं, नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी फंक्शनलाइजेशन हो गई है। डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट कोरियन, और इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो कोटिंग्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं कोरियन के अगेंस्ट। अब है मल्टी फंक्शनल हाइब्रिड कोटिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फॉर स्क्रैच एंड कोरियन रेजिस्टेंस। मल्टी फंक्शनल जो है वो हाइब्रिड कोटिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे पिछली जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर या इस स्लाइड के अंदर भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है और उसके ऊपर हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को अटैच कर दिया है। इस तरह से क्या है कि हमने दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में अटैच कर दिया, यानी कि इनऑर्गेनिक को भी और ऑर्गेनिक को भी। बेसिकली क्या होता है कि जब आप इस तरह से हाइब्रिड काम करते हैं, हाइब्रिड का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने दो डिफरेंट मटेरियल्स की आपस में कपलिंग कर दी, उनको अटैच कर दिया, एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल एक नया मटेरियल बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज जो पिछला मटेरियल होता है, जो इंडिविजुअल होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, उसकी प्रॉपर्टी से बढ़कर एक इनहेंस प्रॉपर्टीज होती है नए मटेरियल की, या आप उसको कह सकते हैं कि उस मटेरियल की साइनर्जेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज भी शामिल हो जाती हैं और इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज भी शामिल हो जाती हैं। तो इस तरह से ये बेहतर तरीके से फंक्शन करते हैं जब आप चीज़ को हाइब्रिड कर देते हैं, मिला देते हैं। तो हाइब्रिड करने से आपको क्या फ़ायदा होता है? वो फ़ायदा ये होता है कि जो स्क्रैच, यानी कि किसी भी मटेरियल के ऊपर जो स्क्रैच आते हैं या जो कोरियन होती है उससे रेजिस्टेंस मिल जाती है उस मटेरियल को। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स नैनो मटेरियल एनहांस स्क्रैच एंड एडहेजन रेजिस्टेंस ऑन मेटालिक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, यानी कि जो आपका नैनो पार्टिकल है, वो इन्हेंस करता है रेजिस्टेंस को, यानी कि स्क्रैच रेजिस्टेंस को और एडहेजन रेजिस्टेंस को ऑन मेटालिक सबस्ट्रेट। आपने किसी मेटालिक सबस्ट्रेट के ऊपर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी कि नैनो पार्टिकल्स की अगर कोटिंग कर दी है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी किसी भी चीज़ की, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई स्क्रैच लगता है तो स्क्रैच के हवाले से रेजिस्टेंस आ जाएगी, एडहेजन के हवाले से रेजिस्टेंस आ जाएगी। Organic components active site increase density and flexibility of coating.
और उसके ऊपर ये जो आपने नैनो कंपोनेंट्स को अटैच कर, ये जो आपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को अटैच कर दिया है, या जिसको आप एक्टिव साइट्स भी कहते हैं, ये किसी भी मटेरियल की या जो आपने कोटिंग की होती है नैनो पार्टिकल्स की, उसकी डेंसिटी को और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, उसके फंक्शनल कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फंक्शनल कंपैटिबिलिटी बिल्कुल इसी तरह से इंक्रीज होती है क्योंकि आपने दो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को आपस में मिला दिया, उनकी कपलिंग कर दी है। तो जिसकी वजह से जो नई नई सब्सटेंस बनती है उसके अंदर साइनर्जेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है या जो उसकी कंपैटिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि नैनो पार्टिकल्स एज अल्टरनेटिव ऑफ यूवी ब्लॉकिंग कोटिंग। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जो यूवी लाइट आ रही होती है उसको ब्लॉक करने के अंदर भी एक रोल प्ले करते हैं। इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू यूवी ब्लॉकर इन कोटिंग एप्लीकेशंस। जो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो हम यूवी ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं, यूवी ब्लॉकर का मतलब ये होता है कि ऐसी कोटिंग हम इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसा मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं जो यूवी लाइट जो सन से आ रही होती है उसको ब्लॉक कर दे। तो इस ब्लॉकर को यूज करने के बजाय इसके ऑल्टरनेटिवली अब जो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है इस यूवी ब्लॉकर कोटिंग एप्लीकेशन के अंदर। नैनो जिंक ऑक्साइड, नैनो CeO2, एक्सीलेंट फोटो एंड थर्मल स्टेबिलिटी। अब इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि जिंक ऑक्साइड यानी कि नैनो जिंक ऑक्साइड आप इस्तेमाल करते हैं, सीरियम ऑक्साइड, नैनो सीरियम ऑक्साइड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इनसे क्या होता है, इनसे ये होता है कि एक्सीलेंट फोटो एंड थर्मल स्टेबिलिटी। फोटो का मतलब होता है लाइट और थर्म का मतलब होता है हीट। तो मतलब है कि स्टेबिलिटी किसी उस मटेरियल के ऊपर जिसके ऊपर आप ये नैनो जिंक ऑक्साइड या नैनो सीरियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है हीट को लेकर और लाइट को लेकर। उसके बाद है जिंक ऑक्साइड एपॉक्सी नैनो कॉम्पोसाइट कोटिंग। और इसके अलावा जो जिंक ऑक्साइड या जो एपॉक्सी आप इस्तेमाल करते हैं उनकी कोटिंग भी यूज़ की जाती है। उसके बाद है एंटी स्क्रैच एंड एंटी एब्रेजन कोटिंग। नैनो सिलिकॉन ऑक्साइड, नैनो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड नैनो जर्कोनियम ऑक्साइड इम्प्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इंक्रीज मैक्रो हार्डनेस, स्क्रैच रेजिस्टेंस। जब आप ये वाले तीनों मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं तो उस सब्सटेंस की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं, इन्हांस हो जाती हैं, उसकी हार्डनेस के अंदर यानी कि वो जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और उसके अंदर स्क्रैच रेजिस्टेंस आ जाती है। नेक्स्ट है स्टील्स फॉर एयरक्राफ्ट। स्टेनलेस स्टील्स कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। यहाँ पे उन्होंने कार्बन की रेशो बताई है कि 0.08% से लेकर 0.25% तक इस्तेमाल होती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 12 to 26% एंड सम निकल अप टू 22%, इक्विवेलेंट टू 22%। यानी कि जब भी आप स्टेनलेस स्टील हमारे पास जो होता है, जो मटेरियल होता है, वो उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके अंदर किस किस चीज़ की स्मॉल अमाउंट इस्तेमाल होती है, उसके अंदर कार्बन इस्तेमाल होता है, उसके अंदर जो है स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बन यूज़ होता है, उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन क्रोमियम की इस्तेमाल की जाती है और कभी कभार निकल भी उसके अंदर ऐड कर लिया जाता है। सेवरल क्लासेस ऑफ स्टेनलेस स्टील विद वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड वाइड रेंज ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो बहुत सारी क्लासेस हैं स्टेनलेस स्टील की, और जो जो हर क्लास है ना उसकी हर क्लास की बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 200 से लेकर 2000 मेगा पास्कल तक। अब ये जो मेगा पास्कल एक यूनिट है, ये बेसिकली प्रेशर का एक यूनिट है कि किसी भी चीज़ के अंदर प्रेशर को जो है सस्टेन करने की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है। यानी कि जब भी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हो, किसी भी मटेरियल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, तो उसकी वजह से कभी-कभार ऐसा भी देखने को मिलता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वो मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो बेसिकली जो उसकी स्ट्रेंथ है, ये चीज़ उसको इंक्रीज़ करती है, यानी कि 200 टू 2000 मेगापास्कल जो है, ये उसकी रेंज है प्रेशर को बेयर करने की। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील इन एरोस्पेस एप्लीकेशंस बोथ हाई स्ट्रेंथ एंड एक्सीलेंट कोरियन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, या पीएच का यहाँ पे जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि ये एक जो है ना एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग क्या होती है? ये वाला एक इस तरह का प्रोसेस होता है जो कि किसी भी मटेरियल की जो है स्ट्रेंथ को या उसकी हार्डनेस को बढ़ा देता है। यानी कि अगर स्टेनलेस स्टील के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये इस तरह का स्टेनलेस स्टील है जिसकी जो स्ट्रेंथ है या जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा है। और वो बहुत ज़्यादा किस तरह से है, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग का एक प्रोसेस किया है जिसके अंदर एक मटेरियल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, और वो हीट ट्रीटमेंट्स करने की वजह से वो जो मटेरियल है वो स्ट्रांग हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है। और इस तरह के स्टेनलेस स्टील को आप एरोस्पेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एरोस्पेस के अंदर यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह स्पेस के अंदर जाते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है।
और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा जो उनकी कोरियन रेजिस्टेंस होती है वो भी बहुत एक्सेलेंट होती है। नेक्स्ट है स्टील फॉर शिप बिल्डिंग। जो शिप्स चलती हैं उनके लिए जो स्टील यूज़ किया जाता है, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं टू इम्प्रूव कोरियन रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी कोरियन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो स्टील जो है वो पानी के अंदर जो यूज़ होता है, उनके अंदर नैनो मटेरियल्स का यूज़ है। अ रेयर अर्थ मेटल सीरियम इज़ एडेड, ये CE उसका सिंबल है, इज़ एडेड इनटू द स्टील ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब भी ऐसा स्टील आपने इस्तेमाल करना है जो कि शिप्स के अंदर इस्तेमाल होता है, शिप बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप सीरियम यूज़ करते हैं। सीरियम बेसिकली एक मटेरियल है। सीरियम जो है वो बेसिकली एक सॉफ्ट जो है वो मेटल है, और ये आप ऐड कर देते हैं उसके अंदर। तो इसका फ़ायदा क्या होता है उसको ऐड करने का? द एडिशन ऑफ सीरियम शोड बेटर कोरियन रेजिस्टेंस देन द स्टील विदाउट द एलिमेंट बीइंग एडेड। जब आप सीरियम को ऐड कर देते हैं तो उस चीज़ के अंदर जो कोरियन की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा और बेहतर हो जाती है और आ जाती है, बजाय कि उस मटेरियल के जिसके अंदर स्टील यूज़ नहीं होता, यानी कि जिसके अंदर ये सीरियम ऐड नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास हाई टेम्परेचर कोरियन प्रोटेक्शन। Steam with with a temperature less than 400 Celsius and the pressure less than 3.9 megapascal in waste to energy boilers. अब यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया है कि कोरियन प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने हाई टेम्परेचर को इस्तेमाल किया है। अब वो हाई टेम्परेचर को उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया है? वो उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 400 होता है, और जो प्रेशर है यानी कि कंडीशंस हैं वो 3.9 मेगापास्कल से कम होता है। ये सारी कंडीशंस जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर्स के लिए। यानी कि वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर्स के अंदर आप टेम्परेचर इतना रखते हैं और प्रेशर इतना रखते हैं। अब वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर्स क्या होते हैं? वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर्स ये होते हैं कि आप एक इस तरह का आप एक प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर आप एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट मटेरियल से, और जिस बॉयलर के अंदर आप ये काम कर रहे होते हैं आप उसको कहते हैं वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर, क्योंकि वो वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो आप इसलिए उसको कहते हैं कि वो वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर है। और ऐसे बॉयलर के अंदर यूजुअली जो होती है ना वो जो फाउलिंग का एक जो प्रोसेस होता है ना वो इस बॉयलर के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर होता है, या हर पार्ट के अंदर होता है। फाउलर का मतलब ये है कि एक ऐसा बॉयलर है जो कि वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। जब वो वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे जो उस बॉयलर के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फाउलिंग। तो ये एनर्जी, ये वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर का ये फंक्शन होता है। अब यहाँ पे हाई ड्यूरेबल कोरियन रेजिस्टेंस मटेरियल एंड कोटिंग। अब यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ मटेरियल्स बताए हैं जो कि हाईली ड्यूरेबल हैं कोरियन रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि कोरियन से अगर आप रेजिस्टेंस चाहते हैं तो कुछ मटेरियल्स या कुछ कोटिंग्स उन्होंने आपको ऐसी बता दी हैं जिनको आप यूज़ करते हुए इन जो आपके जो टारगेट्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको जो मटेरियल बताया है वो उन्होंने आपको मटेरियल बताया है एल्यूमिनियम स्प्रे ऑन 80 निकल एंड 20 क्रोमियम अलॉय। अब यहाँ पे ये क्या होता है, यानी कि 80 निकल 20 क्रोमियम अलॉय क्या होता है? ये बेसिकली एक अलॉय होता है, यानी कि अलॉय कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स को। तो निकल और क्रोमियम मिलके एक अलॉय बनाते हैं, और वो जो अलॉय होता है वो जो है ना क्या उसका रोल क्या होता है? उसका रोल ये होता है कि इसके अंदर जो है ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये नहायत ज़्यादा एक जो है ना कोरियन रेजिस्टेंस मटेरियल है। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है HVOF स्प्रेड, उसके बाद उन्होंने एक और आगे अलॉय का नाम लिखा हुआ है। तो बेसिकली HVOF क्या होता है? ये होता है हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल। यहाँ पे ये आगे भी उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली कोटिंग होती है एक, जो कि आप करते हो। अ एक कोटिंग प्रोसेस होता है जो कि किसी भी चीज़ की जो है यानी कि जो उसकी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर है कि वो जो मटेरियल है उसकी जो है ना उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है ये वाला फ्यूल यूज़ करने से, और वो जो मटेरियल है उसके अंदर कोरियन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन आ जाती है। फिर इसके अलावा जो उन्होंने एक और मटेरियल जो है वो आगे उन्होंने बताया वो है 310S स्टेनलेस स्टील। अब जो 310S स्टेनलेस स्टील होती है ना, ये इस तरह की स्टील स्टेन होती है जो कि हाईली अलॉयड होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अलॉयज़ वगैरह मौजूद होते हैं, और बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये हाई टेम्परेचर जहाँ पे आपने देना हो किसी भी मटेरियल को, वहाँ पे इस तरह की स्टील को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इस स्टील की एक्सीलेंट ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये जो है ना हाईली जो है वो
एंटी रेजिस्टेंट सॉरी एंटी कोरियन इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर इसके अलावा है कोरियन मोलिबडिनम निकल बेस अलॉय। अब इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि ये भी कोरियन के रेजिस्टेंस के लिए जो है ना है वो यूज़ होता है। और ये वाले जितने भी मतलब मटेरियल्स हैं जो निकल है या क्रोमियम है, ये भी मतलब एक इनकी एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेजिस्टेंस को कोरियन को सस्टेन करने की। उसके बाद लास्ट पे उन्होंने आपको एक मटेरियल दिया हुआ है जिसका नाम है हाईली ड्यूरेबिलिटी कोटिंग विद सरमेट। यानी कि इसके अलावा अगर आप सरमेट की कोटिंग भी कर दें तो उस मटेरियल के ऊपर जो उसकी जो है ना हाई ड्यूरेबिलिटी अटेन आप कर सकते हैं। सरमेट बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सिरामिक से मिलकर बना होता है, दूसरा मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस मटेरियल को बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो जब भी ये मटेरियल जिसकी यानी कि ये जो मटेरियल सरमट है इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है, इसको इसलिए हम डिज़ाइन करते हैं कि एक तो इसके अंदर ना टेम्परेचर रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है इसकी, और दूसरा बात है कि हार्डनेस के लिए भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। यानी कि मटेरियल को हार्ड करता है, उसके अंदर टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है, उसको डिफॉर्म नहीं होने देता और रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के अंदर भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रोल प्ले करता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं कि यूटिलाइजिंग कोरियन रेजिस्टेंस मटेरियल इन केमिकल एनवायरनमेंट। यानी कि यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, एल्यूमिनियम स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर अलॉय, निकल अलॉय, टाइटेनियम, टीए, जर्कोनियम। तो बेसिकली ये वाले जो और इनकी जो सर्विस इन्वायरमेंट्स हैं वो आपको बताई हुई है कि ये जो मटेरियल्स हैं इनकी क्या क्या सर्विसेज हैं जो कि ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने टेबल के ऊपर लिखा हुआ है यूटिलाइजिंग कोरियन रेजिस्टेंस मटेरियल इन केमिकल एनवायरनमेंट। यानी कि जो ऐसे मटेरियल्स जो कि कोरियन से रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, उन मटेरियल्स को आप अपने केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब केमिकल एनवायरनमेंट को अगर आप थोड़ा सा डिफाइन करें तो वो है कि ऐसे यानी कि बेसिकली केमिकल एनवायरनमेंट ये होता है कि जिसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट बेसिकली आप इसको कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना आप बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन की जो है ना हाईली कोरेसिव जो है आप गैसेस, केमिकल्स, सॉल्यूशंस या सॉलिड्स वगैरह यूज़ करते हैं जो कि सर्फेसिस को जाके टच करती हैं और आगे फर्दर रोल प्ले करती हैं। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी और यहाँ पे मेरा टॉपिक जो है वो एंड हो रहा है।